नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से। आज हम भारत के संविधान में भाग 5 केंद्रीय प्रशासन अनुच्छेद 52 से लेकर 151 को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तथा अनुच्छेद 72। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाग 5 में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तथा अनुच्छेद 72। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 है राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 है राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद अर्थात भारत में सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित होगा भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति का पद। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक समतुल्यता ब्रिटेन के महाराज या ब्रिटेन की रानी के समतुल्य है। भारत का राष्ट्रपति भारत सरकार का औपचारिक प्रमुख होता है, संसदीय प्रमुख होता है, संघीय प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, वैधानिक प्रमुख होता है तथा वित्तीय प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति का पद प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद प्रेरित है, राष्ट्रपति का पद प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति के पद की संवैधानिक समतुल्यता है ब्रिटेन के सम्राट या महारानी के समतुल्य। ब्रिटेन के सम्राट या महारानी के समतुल्य। महारानी के समतुल्य। ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति भारत सरकार का औपचारिक प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति संघीय प्रमुख होता है। संघीय प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति संसदीय प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति वैधानिक प्रमुख होता है। वैधानिक प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति वित्तीय प्रमुख होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 52 है राष्ट्रपति का पद। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि राष्ट्रपति के पद की संवैधानिक समतुल्यता ब्रिटेन के सम्राट या महारानी के समतुल्य है। भारत का राष्ट्रपति
भारत सरकार का औपचारिक प्रमुख, संघीय प्रमुख, संसदीय प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख तथा वित्तीय तथा वैधानिक प्रमुख होता है। अगला है अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति की शक्तियां। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति की शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति के पास 7 प्रकार की शक्तियां होती है। अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति के पास कुल 7 प्रकार की शक्तियां होती है। भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास 7 प्रकार की शक्तियां होती है। 7 प्रकार की शक्तियां होती है, ध्यान दीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास 7 प्रकार की शक्तियां होती है। पहला है कार्यपालिका की शक्तियां या कार्यपालिक शक्तियां। दूसरा विधायिका की शक्तियां या विधायिक शक्तियां। तीसरा न्यायपालिका की शक्तियां या न्यायिक शक्तियां। चौथा सैन्य शक्ति, चौथा सैन्य शक्ति। पांचवा कूटनीतिक या राजनीतिक शक्ति। छठवां वित्तीय शक्ति और सातवां आपातकालीन शक्ति। भारत के राष्ट्रपति के पास 7 प्रकार की शक्तियां होती है। पहला है कार्यपालिका की शक्तियां या कार्यपालिक शक्ति, कार्यपालिक शक्ति। दूसरा होता है विधायिक शक्ति या विधायिका की शक्ति, विधायिक शक्ति। तीसरा होता है न्यायपालिका की शक्ति या न्यायिक शक्ति या न्यायिक शक्ति। चौथा है सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति। पांचवा होता है कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति। छठवां होता है वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति। और सातवां होता है आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। भारत के राष्ट्रपति के पास कुल 7 प्रकार की शक्तियां होती है। पहला है कार्यपालिका की शक्ति, दूसरा विधायिका की शक्ति, तीसरा न्यायपालिका की शक्ति, चौथा सैन्य शक्ति, पांचवा कूटनीतिक शक्ति, छठवां वित्तीय शक्ति और सातवां आपातकालीन शक्ति। इनको हम बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति। ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है उसे भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति कहा जाता है। कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति या कार्यपालिका की शक्ति या कार्यपालिक शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति या कार्यपालिक शक्ति। राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति। ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है उसे भारत के राष्ट्रपति की
कार्यपालिका की शक्ति या कार्यपालिक शक्ति कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है उसे राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति कहते हैं। कार्यपालिक शक्ति कहते हैं उसे राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति, भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति जो इस प्रकार है। ध्यान दीजिएगा, पहला है अनुच्छेद 75(1). अनुच्छेद 75(1) भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है अनुच्छेद 75(1) के तहत। इस प्रकार से अनुच्छेद 75(1) है भारत के राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति, भारत के राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है अनुच्छेद 75(2) मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 75(2) प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख सलाहकार तथा सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत सरकार का वकील कहा जाता है, क्योंकि महान्यायवादी भारत सरकार का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पक्ष रखता है, भारत सरकार का पक्ष रखता है। महान्यायवादी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में, कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखता है, इसलिए महान्यायवादी को भारत सरकार का वकील कहा जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, अर्थात महान्यायवादी को शपथ भी दिलवाता है भारत का राष्ट्रपति। महान्यायवादी का वेतन होता है 90,000। महान्यायवादी के वेतन को निर्धारित करता है भारत का राष्ट्रपति। महान्यायवादी का वेतन तथा पेंशन केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होता है, और महान्यायवादी अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। महान्यायवादी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला है अनुच्छेद 148 CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सीएजी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में जितने भी राज्यपाल या उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं उन्हें नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है उसे राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्ति कहते हैं। अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 75(2) मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 148 सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के विधायिका की शक्तियां। ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति के विधायिका की शक्तियां। भारत का राष्ट्रपति या तो स्वयं कानून बनाता है या संसद को कानून बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसे भारत के राष्ट्रपति के विधायिका की शक्ति या विधायक शक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के विधायिका की शक्ति। विधायिका की शक्ति या विधायिक शक्ति। राष्ट्रपति के विधायिका की शक्ति या विधायिक शक्ति। राष्ट्रपति के विधायिका की शक्ति या विधायिक शक्ति। भारत का राष्ट्रपति या तो स्वयं कानून बनाता है या संसद को कानून बनाने में सहायता करता है। इसे राष्ट्रपति के विधायिक शक्ति कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति या तो स्वयं कानून बनाता है या तो स्वयं कानून बनाता है या संसद को कानून बनाने में सहायता करता है। इसे राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति कहते हैं। विधायिक शक्ति कहते हैं, इसे राष्ट्रपति के विधायिक शक्ति कहते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति जो इस प्रकार है। विधायिक शक्ति, ध्यान दीजिएगा, पहला देखते हैं अनुच्छेद 80वां, अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति के मनोनयन की शक्ति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मनोनयन व नियुक्ति की शक्ति। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन व नियुक्ति करता है, जबकि अनुच्छेद 331 के तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है, जिनके द्वारा
भारत का राष्ट्रपति संसद को कानून बनाने में सहायता करता है। अनुच्छेद 80 व अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 80 है राज्यसभा में, अनुच्छेद 80 है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जबकि अनुच्छेद 331 है, अनुच्छेद 331 है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन, 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन, अनुच्छेद 331। दूसरा देखते हैं अनुच्छेद 74 व अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, राष्ट्रपति का वीटो पावर या वीटो शक्ति, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का वीटो पावर या वीटो शक्ति, राष्ट्रपति का वीटो पावर या वीटो शक्ति। राष्ट्रपति किसी विधेयक को जब कानून बनाने से मना करता है तो इसे राष्ट्रपति के वीटो पावर कहते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा के द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को यदि राष्ट्रपति कानून बनाने से मना करता है या उस पर पुनर्विचार करने के लिए अनुशंसा करता है या कानून बनाने में ना तो हां बोलता है ना तो ना बोलता है, तो इस प्रकार की शक्तियों कहा जाता है राष्ट्रपति के वीटो शक्ति या वीटो पावर। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून बनाने से मना करना या उस विधेयक को संसद में फिर से पुनर्विचार करने हेतु भेजने की शक्ति को कहा जाता है राष्ट्रपति के वीटो पावर या राष्ट्रपति के वीटो शक्ति, जिसमें 3 प्रकार की शक्ति हम पढ़ेंगे। पहला है अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 में है राष्ट्रपति का आत्यांतिक वीटो, या इसे कहा जाता है पूर्ण वीटो, इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो व जेबी पॉकेट वीटो, जेबी पॉकेट वीटो या जेबी पॉकेट वीटो। अनुच्छेद 111 में वर्णित है राष्ट्रपति का आत्यांतिक वीटो या पूर्ण वीटो तथा जेबी पॉकेट वीटो। आत्यांतिक वीटो का मतलब यह होता है यदि भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को पूर्णतः मना करता है तो इसे राष्ट्रपति का आत्यांतिक वीटो या पूर्ण वीटो कहा जाता है। अर्थात संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने पर पूर्णतः मना कर देता है तो इस प्रकार की शक्ति को कहा जाता है आत्यांतिक वीटो या पूर्ण वीटो। तो इस प्रकार से संसद के द्वारा पारित वह विधेयक कानून नहीं बन पाता है। जबकि जेबी पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति का जेबी पॉकेट वीटो से तात्पर्य है संसद के द्वारा पारित
किसी विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति ना तो उस पर हस्ताक्षर करता है और ना ही हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, अर्थात राष्ट्रपति इस प्रकार के विधेयक को वेटिंग में डाल देता है, तो इस प्रकार के वीटो शक्ति को कहा जाता है राष्ट्रपति का जेबी पॉकेट वीटो। अर्थात जेबी पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति ना तो हां कहता है ना तो ना कहता है, अर्थात उसे समय पर छोड़ देता है। तो इस प्रकार के राष्ट्रपति के वीटो पावर को कहा जाता है राष्ट्रपति का जेबी पॉकेट वीटो। अगला हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति का निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो। संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को फिर से पुनर्विचार हेतु संसद के सदनों में भेजता है, तो इस प्रकार से वह विधेयक फिर से आता है लोकसभा और लोकसभा से उसे पुनर्विचार करके फिर से पारित किया जाता है और राज्यसभा में फिर से उसे पुनर्विचारित करके पास किया जाता है। अब फिर से आता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति अब उस पर हस्ताक्षर करने पर बाध्य होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संसद के द्वारा पारित यदि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति यदि उसे पुनर्विचार हेतु संसद के दोनों सदनों के पास भेजता है, तो संसद के दोनों सदनों से फिर से पारित होने के बाद जब वह विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, अब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने को बाध्य है। अर्थात राष्ट्रपति के पुनर्विचार करने हेतु विधेयक को जब संसद में वापस भेजा जाता है, तो इस प्रकार की शक्ति को कहा जाता है निलंबनकारी वीटो। लेकिन संसद से जब वो वापस आता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति अब उस पर किसी भी प्रकार का वीटो शक्ति प्रयोग नहीं कर सकता। अर्थात राष्ट्रपति को 100% उस पर सिग्नेचर करना पड़ता है। इसे कहा जाता है अनुच्छेद 74 निलंबनकारी वीटो। इसके बाद देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति के अन्य विधायिका की शक्ति। ध्यान दीजिएगा, अगला है राष्ट्रपति की विधायक शक्ति। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाना। राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाना व संसद के सत्र को समाप्त करना, अर्थात सत्र अवधान करना, अर्थात सत्रवाधान करना तथा लोकसभा को भंग करना। लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को भंग करना या विघटित करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 85 है राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाना व सत्रवाधान करना तथा लोकसभा को भंग करना। संसद अर्थात लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। लोकसभा तथा राज्यसभा में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। संसद के सत्र बुलाने का अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति के पास और अनुच्छेद 85 के ही आधार पर भारत में लोकसभा को भंग करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 85। तो इस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाकर संसद की कार्यवाही को आगे बढ़ाता है और किसी भी विधेयक के द्वारा
किसी भी विधेयक को लाया जा सकता है लोकसभा तथा राज्यसभा में, और लोकसभा तथा राज्यसभा से पारित होने के बाद उस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून या अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। अगला देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 108। अगला है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार भारत में सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। यदि किसी विधेयक को लेकर लोकसभा तथा राज्यसभा में मतभेद हो तो इस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के बीच मतभेदों को दूर करने हेतु संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन लोकसभा में ही बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के 545 सदस्य तथा राज्यसभा के 245 सदस्य, अर्थात संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा तथा राज्यसभा के कुल सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, अगर वह उपलब्ध ना हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष, अगर वह भी उपलब्ध ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति, या वो भी उपलब्ध ना हो तो राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति। तो इस प्रकार से संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है लोकसभा में। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा तथा राज्यसभा के कुल सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात लोकसभा के 545 तथा राज्यसभा के 245 सदस्य संयुक्त अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का क्रम होता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति। लेकिन राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इस प्रकार से अनुच्छेद 85 है राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाना व सत्रावधान करना तथा लोकसभा को भंग करना। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। इसके बाद है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 है राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का अध्यादेश, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का अध्यादेश का मतलब यह होता है कि सत्र अवकाश, अर्थात संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र। जब संसद का सत्र नहीं चलता होता है तो उस सत्र अवकाश की अवधि को कहा जाता है सत्र अवकाश या विश्रांति काल। तो सत्र अवकाश या विश्रांति काल में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाया जा सकता है, और भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा भारत में एक नया कानून आ जाता है। भारत का राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है इसकी अवधि होती है 6 माह। अर्थात भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जब अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून की अवधि सिर्फ और सिर्फ होती है 6 माह, अधिकतम 6 माह, क्योंकि भारत में संसद का कोई भी सत्र 6 माह से अधिक स्थगित नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि होती है 6 माह, और जैसे ही संसद का पहला सत्र आता है, संसद का पहला सदन का सत्र चालू होता है, तो वह सदन चाहे तो राष्ट्रपति के अध्यादेश को विधेयक के रूप में उस सदन में पेश किया जा सकता है।
यदि मान लीजिए संसद का कोई सदन जिसका सत्र प्रारंभ हो गया है, यदि वह राष्ट्रपति के अध्यादेश को विधेयक के रूप में सदन में पेश नहीं करता है, तो दूसरे सदन के आने के 6 सप्ताह अर्थात 1 महीना 2 सप्ताह या 1.5 माह के भीतर के 1.5 माह के बाद स्वतः ही राष्ट्रपति का अध्यादेश समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश की कुल अवधि होती है 6 माह, लेकिन संसद का यदि कोई सत्र चालू हो जाए और संसद के सत्र में संसद का जो भी सदन आया है वह चाहे तो राष्ट्रपति के अध्यादेश को सदन में विधेयक के रूप में पेश कर सकती है, अर्थात कानून बना सकती है। लेकिन कोई भी सदन ने यदि राष्ट्रपति के अध्यादेश को कानून के रूप में अर्थात विधेयक के रूप में पेश नहीं किया, तो दूसरे सदन आने के 1.5 माह के भीतर अर्थात 6 सप्ताह के भीतर राष्ट्रपति का अध्यादेश समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है यह बिल्कुल ही इसकी प्रवृत्ति, इसकी प्रकृति कानून के ही समान होती है, अधिनियम के ही समान होती है। राष्ट्रपति का अध्यादेश की प्रकृति कानून के ही समान, अधिनियम के ही समान होती है। अर्थात जिस प्रकार से अधिनियम में लाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, उसी प्रकार से राष्ट्रपति के अध्यादेश के ऊपर भी लाया जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति अपना अध्यादेश व्यक्तिगत समाधान के आधार पर जारी करता है, अर्थात अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन व्यक्तिगत समाधान न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर होता है। तो यह है राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम राष्ट्रपति के विधायिक शक्ति को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रपति का वीटो पावर, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति का वीटो पावर, वीटो पावर। राष्ट्रपति के वीटो पावर का अर्थ होता है राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून बनाने से या तो पूर्णतः मना कर देता है या पुनर्विचार हेतु संसद में वापस भेजता है। इस प्रकार की राष्ट्रपति की शक्ति को कहा जाता है राष्ट्रपति का वीटो पावर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को कुल 3 प्रकार का वीटो पावर भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। राष्ट्रपति का पहला वीटो पावर कहलाता है आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक वीटो, या इसे कहा जाता है पूर्ण वीटो, पूर्ण वीटो। इंग्लिश में कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। राष्ट्रपति के दूसरा वीटो पावर कहलाता है, राष्ट्रपति का दूसरा वीटो पावर कहलाता है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। सस्पेंशन वीटो, सस्पेंशन वीटो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सस्पेंशन वीटो, सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो। और राष्ट्रपति का तीसरा वीटो कहलाता है
राष्ट्रपति का तीसरा वीटो कहलाता है जेबी पॉकेट वीटो। जेबी पॉकेट वीटो तीसरा है जेबी पॉकेट वीटो। जेबी पॉकेट वीटो तीसरा है जेबी पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति का तीसरा वीटो है जेबी पॉकेट वीटो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को पूर्णतः मना करने या उसे संसद में वापस पुनर्विचार हेतु भेजने के शक्ति को कहा जाता है राष्ट्रपति का वीटो पावर। और राष्ट्रपति के पास कुल 3 प्रकार के वीटो पावर है: अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो, जेबी पॉकेट वीटो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है आत्यांतिक वीटो तथा जेबी पॉकेट वीटो, जबकि अनुच्छेद 74 में वर्णित है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह वीटो क्या होता है इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह वीटो क्या होता है इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आत्यांतिक वीटो में भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को पूर्णतः जब मना कर देता है तो इसे कहा जाता है आत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। अर्थात इसमें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पूर्णतः मना किया जाता है। विधेयक को पूर्णतः मना किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भारत का राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक को पूर्णतः मना करता है तो इस प्रकार के वीटो पावर को कहा जाता है आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो यह संविधान में कब से है? यह संविधान में कब से लागू है? संविधान में यह कब से है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मूल संविधान, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। अर्थात यह संविधान में प्रारंभ से है, अर्थात यह मूल संविधान का ही भाग है। मूल संविधान का ही भाग है। आत्यांतिक वीटो अर्थात यह संविधान में प्रारंभ से ही है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू किया गया था तब से है आत्यांतिक वीटो, पूर्ण वीटो। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते हैं कि आत्यांतिक वीटो को भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के विधेयक पर लागू करता है? तो आत्यांतिक वीटो धन विधेयक पर लागू किया जा सकता है। आत्यांतिक वीटो वित्त विधेयक पर लागू किया जा सकता है। आत्यांतिक वीटो साधारण विधेयक पर लागू किया जा सकता है। साधारण विधेयक पर लागू किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, विधेयक 4 प्रकार के होते हैं: धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक। विधेयक को आगे की क्लास में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक। भारत का राष्ट्रपति अपने एब्सोल्यूट वीटो को धन विधेयक, वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक तीनों में लागू कर सकता है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत संविधान संशोधन विधेयक में किसी भी प्रकार का वीटो लागू नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, आत्यांतिक वीटो भारत का राष्ट्रपति धन विधेयक, वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक पर लागू कर सकता है। इस प्रकार से संसद के द्वारा जब पारित किया जाता है धन विधेयक, वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से पूर्णतः मना कर सकता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति धन विधेयक, वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक पर अपना आत्यांतिक वीटो का पावर
का यूज कर सकता है। आत्यांतिक वीटो का मतलब यह होता है कि जब संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति कानून बनाने से पूर्णतः मना कर देता है, अर्थात उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, तो इस प्रकार की शक्ति को कहा जाता है आत्यांतिक वीटो। राष्ट्रपति अपना आत्यांतिक वीटो धन विधेयक, वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक पर लागू कर सकता है। इस प्रकार से यदि राष्ट्रपति आत्यांतिक वीटो के माध्यम से किसी विधेयक को कानून बनाने से मना करता है तो वह कानून नहीं बन पाता है, अर्थात वह विधेयक समाप्त हो जाता है। अगला हम देखने जा रहे हैं दूसरा, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में वर्णित है। इसका मतलब होता है विधेयक को पुनर्विचार, विधेयक को संसद में वापस पुनर्विचार हेतु भेजना, पुनर्विचार हेतु भेजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संसद के द्वारा पारित यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, राष्ट्रपति यदि उसमें अपने अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहता है तो राष्ट्रपति इस प्रकार के विधेयक को पुनः संसद के पास भेजता है, अर्थात राष्ट्रपति यहां पर इस प्रकार के विधेयक पर प्रयोग करता है अपना निलंबनकारी वीटो। संसद के द्वारा पारित यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस पर अपना निलंबनकारी वीटो के माध्यम से उसे वापस संसद के पास पुनर्विचार करने हेतु भेजता है तो उस विधेयक को पुनः लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा से पुनः पारित करवाया जाता है, राज्यसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा से पुनः पारित करवाया जाता है, अब आता है वापस राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना किसी भी प्रकार का वीटो पावर प्रयोग नहीं कर सकता, अर्थात अब इस विधेयक पर जो पुनर्विचारित होकर पारित होकर विधेयक आता है उस पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य होता है। यह आया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, अर्थात निलंबनकारी वीटो मूल संविधान में नहीं था, इसे लाया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। इस प्रकार से राष्ट्रपति केवल और केवल वित्त विधेयक और साधारण विधेयक पर ही निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो तथा जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। धन विधेयक पर सिर्फ और सिर्फ लागू हो सकता है एब्सोल्यूट वीटो, आत्यांतिक वीटो। अगला देखने जा रहे हैं जेबी पॉकेट वीटो। जब भारत के संसद के द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर ना करके उसे समय पर छोड़ देता है, अर्थात ना तो वह उस विधेयक को कानून बनाने के लिए हां बोलता है और ना ही ना बोलता है, तो इस प्रकार का कंडीशन कहलाता है जेबी पॉकेट वीटो, अर्थात ना तो हां ना तो हां ना तो ना, अर्थात विधेयक को समय पर छोड़ देता है, समय पर छोड़ना अर्थात वेटिंग में डाल देता है, तो इस प्रकार के वीटो पावर को कहा जाता है जेबी पॉकेट वीटो। संसद के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसमें ना तो हस्ताक्षर करता है और ना ही उसको कानून बनाने से मना करता है, तो इस प्रकार के वीटो पावर को कहा जाता है जेबी पॉकेट वीटो, अर्थात राष्ट्रपति इस प्रकार के विधेयक को समय पर छोड़ देता है। यह भारत के संविधान में वर्णित है मूल संविधान से। इस पर भी भारत का राष्ट्रपति जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कर सकता है वित्त विधेयक पर
तथा साधारण विधेयक पर, वित्त विधेयक पर तथा साधारण विधेयक पर, अर्थात भारत का राष्ट्रपति धन विधेयक पर जेबी पॉकेट वीटो प्रयोग नहीं कर सकता। अर्थात धन विधेयक पर सिर्फ और सिर्फ लागू होता है एब्सोल्यूट वीटो, आत्यांतिक वीटो। ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखने जा रहे हैं कि यह किस देश से प्रेरित है। ध्यान दीजिएगा, यह किस देश से प्रेरित है। ध्यान दीजिएगा, आत्यांतिक वीटो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। निलंबनकारी वीटो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, जबकि जेबी पॉकेट वीटो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। जेबी पॉकेट वीटो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो यह है राष्ट्रपति का वीटो पावर। पहला है आत्यांतिक वीटो, पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है। जब संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति पूर्णतः मना करता है तो इस प्रकार के शक्ति को कहा जाता है आत्यांतिक वीटो। यह मूल संविधान में से वर्णित है। भारत का राष्ट्रपति धन विधेयक, वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक पर अपने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करता है और यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। निलंबनकारी वीटो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में वर्णित है। संसद के द्वारा पारित यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनः संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है तो इस प्रकार की राष्ट्रपति की शक्ति को कहा जाता है निलंबनकारी वीटो और इसे लाया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। भारत का राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक पर करता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपना निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता और यह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। जेबी पॉकेट वीटो, जेबी पॉकेट वीटो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है। राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक पर ना तो हस्ताक्षर करता है और ना ही उसे मना करता है, अर्थात उसे समय पर छोड़ देता है। तो इस प्रकार के वीटो पावर को कहा जाता है जेबी पॉकेट वीटो। यह मूल संविधान से वर्णित है। भारत का राष्ट्रपति जेबी पॉकेट वीटो केवल वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक पर प्रयोग कर सकता है, अर्थात धन विधेयक पर भारत का राष्ट्रपति जेबी पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता और यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला एक विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक। ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधक भारत। अगला विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक। चौथा विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत भारत का राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक में अपने किसी भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। अर्थात संविधान संशोधन विधेयक में 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपने किसी भी वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। अर्थात संविधान संशोधन विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य होता है। अर्थात संविधान संशोधन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य होता है। हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य होता है, बाध्य होता है। यह आया है 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं राज्यों के राज्यपाल का वीटो पावर। राज्यपाल का वीटो पावर। राज्यपाल के पास कुल 4 प्रकार के वीटो पावर होते हैं। राज्यपाल के पास कुल
4 प्रकार के वीटो पावर होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्यपाल के पास कुल 4 प्रकार के वीटो पावर होते हैं। पहला होता है आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी पॉकेट वीटो, और चौथा होता है स्वविवेक का वीटो, स्वविवेक वीटो। ध्यान दीजिएगा, अगला होता है स्वविवेक वीटो। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल का आत्यंतिक वीटो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में वर्णित है। जेबी पॉकेट वीटो अनुच्छेद 200 में वर्णित है। स्वविवेक का वीटो अनुच्छेद 200 में वर्णित है, जबकि निलंबनकारी वीटो अनुच्छेद 163 में वर्णित है। आत्यंतिक वीटो विधेयक को पूर्णतः मना करना मूल संविधान से प्रेरित है, यह भी मूल संविधान से, जबकि निलंबनकारी वीटो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। यह बिल्कुल ही सेम है, बस अनुच्छेद में ध्यान देना है, 200, 200, 200, 163। स्वविवेक वीटो का मतलब होता है यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे तो इस प्रकार के वीटो को कहा जाता है स्वविवेक का वीटो। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर दे तो इसे स्वविवेक का वीटो कहा जाता है। यदि राज्यपाल, जिस राज्य का राज्यपाल है वह विधानसभा के द्वारा पारित यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे तो इसे कहा जाता है स्वविवेक का वीटो। यह भी मूल संविधान से ही भारत के संविधान में वर्णित है। स्वविवेक का वीटो का प्रयोग भी किया जा सकता है वित्त विधेयक पर तथा साधारण विधेयक पर, और यह प्रेरित है कनाडा के संविधान से। तो यह है राज्यपाल का वीटो पावर। ये हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। यह शक्ति सिर्फ होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। यदि किसी विधेयक पर लोकसभा तथा राज्यसभा में मतभेद या विवाद हो तो इस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अर्थात संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है तथा संयुक्त अधिवेशन की बैठक लोकसभा में होती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का क्रम होता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के कुल सदस्य तथा राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। अर्थात लोकसभा के 545 तथा राज्यसभा के 245 सदस्य भाग लेते हैं। देखने जा रहे हैं राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है यदि लोकसभा तथा राज्यसभा में किसी विधेयक पर
मतभेद या विवाद हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ होता है राष्ट्रपति के पास। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार सिर्फ होता है राष्ट्रपति के पास। और संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है लोकसभा में। संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है लोकसभा में। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा तथा राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा व राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। इसका मतलब यह है, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा में वर्तमान में कुल सदस्य है 545 तथा राज्यसभा में वर्तमान में कुल सदस्य है 245, अर्थात 545 तथा 245 कुल सदस्य भाग लेंगे संयुक्त अधिवेशन में। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का क्रम या वरीयता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष। यदि लोकसभा उपाध्यक्ष भी उपस्थित ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति जो कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा कहीं का भी सदस्य नहीं होता है। चौथा, राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। चौथा होता है राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता क्रम है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है लोकसभा में। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के कुल सदस्य 545 तथा राज्यसभा के कुल सदस्य 245 सदस्य भाग लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता क्रम है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति। आगे हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश। आगे है राष्ट्रपति का अध्यादेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का अध्यादेश
जो वर्णित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति सत्र अवकाश या विश्रांति काल में कोई भी कानून पास कर सकता है या ला सकता है या जारी कर सकता है, इसे राष्ट्रपति का अध्यादेश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्रांति काल या सत्र अवकाश में इसका मतलब यह है कि जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, ना तो बजट सत्र, ना तो मानसून सत्र, ना तो शीतकालीन सत्र, इस समय को कहा जाता है विश्रांति काल या सत्र अवकाश। विश्रांति काल या सत्र अवकाश में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून को राष्ट्रपति का अध्यादेश कहा जाता है। विश्रांति काल का मतलब होता है, सबसे पहले होता है बजट सत्र, इसके बाद आता है मानसून सत्र, और इसके बाद आता है शीतकालीन सत्र। लेकिन मान लीजिए दो सत्रों के बीच जो अवकाश है, इसी प्रकार से शीतकालीन सत्र के बाद फिर से आता है बजट सत्र। अर्थात जब दो सत्रों के बीच जो अवकाश है, इसी अवकाश को कहा जाता है विश्रांति काल या सत्र अवकाश। विश्रांति काल या सत्र अवकाश अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश केवल और केवल लाया जाता है सत्र अवकाश या विश्रांति काल में। जब सत्र चलता रहता है, जब संसद का कोई सत्र चलता रहता है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, तब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया नहीं जा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश केवल और केवल विश्रांति काल या सत्र अवकाश में लाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति व्यक्तिगत समाधान के आधार पर, भारत का राष्ट्रपति व्यक्तिगत समाधान के आधार पर अध्यादेश जारी करता है। भारत का राष्ट्रपति व्यक्तिगत समाधान के आधार पर अध्यादेश जारी करता है। भारत का राष्ट्रपति व्यक्तिगत समाधान के आधार पर अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश की अवधि, भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश की अवधि होती है अधिकतम 6 माह। अर्थात भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो कि एक कानून होता है, यह 6 माह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 माह के पूर्व भी अध्यादेश समाप्त हो सकता है यदि राष्ट्रपति उसे वापस ले ले। ध्यान दीजिएगा, अध्यादेश की अवधि होती है अधिकतम 6 माह, क्योंकि भारत में संसद का कोई भी सत्र 6 माह से ज्यादा स्थगित नहीं रह सकता। जैसे ही संसद का कोई भी पहला सदन आता है, वह चाहे तो राष्ट्रपति के अध्यादेश को विधेयक के रूप में उस सदन में पेश कर सकता है, और जैसे ही
दूसरा सदन आता है वहां पर भी इसे पेश किया जा सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए संसद का कोई सत्र का किसी सदन का सत्र चालू होता है और वह राष्ट्रपति के अध्यादेश को सदन में पेश नहीं करता है, तो दूसरा सदन आने के 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संसद का सदन का सत्र प्रारंभ होने पर अध्यादेश को सदन द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा सदन द्वारा विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है। विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है और अध्यादेश को कानून बनाया जा सकता है, और अध्यादेश को कानून या अधिनियम बनाया जा सकता है यदि सदन के सत्र प्रारंभ होने पर अध्यादेश को विधेयक के रूप में पेश नहीं किया गया। विधेयक के रूप में सदन में पेश नहीं किया गया, सदन में पेश नहीं किया गया, तो दूसरा सदन आने के 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं अध्यादेश की प्रकृति। ध्यान दीजिएगा, अध्यादेश की प्रकृति बिल्कुल ही अधिनियम या कानून के समान होती है। अध्यादेश की प्रकृति बिल्कुल ही अधिनियम या कानून के समान होती है। अध्यादेश की प्रकृति अधिनियम या कानून के समान होती है, अधिनियम या कानून के समान होती है। अर्थात जिस प्रकार से अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय करता है न्यायिक पुनर्विलोकन, इसी प्रकार अध्यादेश में भी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू। अर्थात यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अध्यादेश पर दोषपूर्ण व्यक्तिगत समाधान के आधार पर किया जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अध्यादेश पर दोषपूर्ण व्यक्तिगत समाधान के आधार पर, दोषपूर्ण व्यक्तिगत समाधान के आधार पर किया जाता है, आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोषपूर्ण व्यक्तिगत समाधान के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति। यह हमने डिस्कस किया, राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123, संयुक्त अधिवेशन 108, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति का अध्यादेश है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति का अध्यादेश
केवल राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है विश्रांति काल या सत्र अवकाश में। भारत का राष्ट्रपति व्यक्तिगत समाधान के आधार पर अध्यादेश जारी करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाता है तो दोषपूर्ण व्यक्तिगत समाधान के आधार पर किया जाता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है 6 माह। संसद का सदन का सत्र प्रारंभ होने पर अध्यादेश को सदन द्वारा विधेयक के रूप में पेश किया जा सकता है और अध्यादेश को कानून बनाया जा सकता है। यदि सदन के सत्र प्रारंभ होने पर अध्यादेश को विधेयक के रूप में सदन में पेश नहीं किया गया तो दूसरा सदन आने के 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। अध्यादेश की प्रकृति बिल्कुल ही कानून के समान होती है, इसीलिए इसका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन। और अध्यादेश का दोषपूर्ण व्यक्तिगत समाधान के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियां अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों।